नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथ ही आपकी जो आगामी LT की जो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने जा रही है तो उसकी प्रिपरेशन आपकी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड जो फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर के महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने लेके उपस्थित होने जा रहा हूँ। जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में जहाँ से जो टॉपिकों से आपके क्या बन सकते हैं, प्रश्न आप पूछे जा सकते हैं। तो उसी क्रम में आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हम जिस चर्चा पर बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कोठारी आयोग पर। हम बात करेंगे कोठारी आयोग किस वर्ष ये लागू हुआ था, किस वर्ष इसको रूप दिया गया था। तो आपको बताना, कोठारी आयोग की जो हम बात करेंगे 1964 से 66 के बीच ये आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, 1964 से 66 के मध्य। ठीक है, अब कोठारी आयोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है तो पूछा जाता है। देखिए, कोठारी आयोग जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, कोठारी आयोग या फिर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 के रूप में इस में भी क्या जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है तो आपको पता होना चाहिए। कोठारी आयोग 1964 के रूप में भी ये जाना जाता है। इसका जो गठन किया गया था, ये गठन कब किस वर्ष हुआ था, क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। कोठारी आयोग का गठन 1964 में हुआ था। और इस आयोग जो कोठारी आयोग में अगर हम बात करते हैं तो इस कमेटी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो इस कमेटी में अगर हम बात करें, इसमें आपके 17 अन्य सदस्यों के साथ अगर हम बात करें DS कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था। कहने का मतलब है 17 अन्य जो सदस्य थे, एक आपका अध्यक्ष हो गया और 17 अन्य सदस्य। तो अगर हम बात करें तो टोटल 18 सदस्य यहाँ पर आपके बनते हैं। तो पूछा जाता है सदस्यों के बारे में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या है, 17 सदस्य उस समय यहाँ पर थे। ठीक है, इतना आप सभी लोग समझ गए होंगे। 17 सदस्यों की यहाँ पर बात हो रही है। अब बात करेंगे यहाँ पर अगला, देखिए, अब जब इसकी अध्यक्षता हुई, इसकी संपूर्ण शैक्षिक प्रणाली का यहाँ पर व्यापक मूल्यांकन करने के लिए, देखिए, जो शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति का संपूर्ण रूप से उसका व्यापक रूप से अध्ययन या कहें मूल्यांकन किया गया। उसके लिए भारत सरकार द्वारा गठित तदर्थ आयोग ये था, एक तरीके से तदर्थ काम चलाओ ये आयोग उस समय यहाँ पर गठित कर दिया था भारत सरकार ने। तो देश में एक व्यापक शैक्षिक ढांचा तैयार करना इसका मूल उद्देश्य था। भारत में कहीं ना कहीं एक शिक्षा के क्षेत्र में एक शैक्षिक ढांचा तैयार करना, और अगर हम बात करें भारत में शिक्षा के समग्र विकास के लिए सिफारिशों और नीतियों का प्रस्ताव करना। जो ये कोठारी आयोग बनाया गया था, ये कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से इस आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, कभी क्वेश्चन बनता है कि इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो आपको पता होना चाहिए DS कोठारी इस कोठारी आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, आपने देखा होगा जो व्यक्ति अध्यक्ष होता है किसी अगर हम कहें शिक्षा नीति की अगर बात करें या किसी भी आयोग का अगर जो अध्यक्ष होता है उसी के नाम से उसको जाना जाता है, उस कमेटी को। ठीक है, अब याद देखिए, ये क्या गया था, भारत में कहीं ना कहीं समग्र रूप में सभी को शिक्षा के क्षेत्र में विकसित करने के लिए कहीं ना कहीं उसकी सिफारिश और नीतियों का प्रावधान इसके किया गया था। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कोठारी आयोग क्या है। ठीक है, आप कोठारी आयोग क्या है, अगर इसके अध्यक्ष का पूरा नाम क्या है क्वेश्चन बनता है तो आपको बताना, दौलत सिंह कोठारी इनका नाम था। देखिए, हम ये जो आयोग बना इन्हीं के नाम पर इस आयोग को किया गया था, इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, दौलत सिंह कोठारी आयोग आयोग के अध्यक्ष थे। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, दौलत सिंह की अध्यक्षता में कोठारी आयोग जो गठित किया गया था वो 1964 से 1966 के मध्य किया गया था। इसका गठन किया था। इस चीज़ को आप याद रख लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा कि कोठारी आयोग की गठन कब किया गया था, 1964 से 1966। इसका गठन की हम बात करें तो 1964 में प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर
तक की शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए मौलिक सिद्धांत और नीतियों को बनाने के लिए किया गया था। हम जो बात कर रहे हैं ये हम करेंगे प्राथमिक स्तर से, ठीक है। प्राइमरी स्तर से अगर हम बात करते हैं उच्चतम शिक्षा, जहाँ तक आप शिक्षा प्राप्त करें उच्चतम शिक्षा प्रणाली में हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, तो उस शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए कहीं ना कहीं मौलिक सिद्धांत है, उस पर क्या क्या चीज़ें होंगी, किस प्रकार से नीतियों को बनाया जाएगा, ठीक है। और किस मौलिक सिद्धांत जो है कि जब हम अगर बात करें उच्च शिक्षा में क्या चीज़ होंगे, किसके अनुसार चलेंगे, क्या क्या इसके अंतर्गत चीज़ें रहेंगी, नीतियाँ बनाने का क्या क्या था, यहाँ पर ये तमाम चीज़ें की गई थी, ठीक। इतना आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो अब देखते हैं बच्चों, इसने भारत में शिक्षा पैटर्न के मानकीकरण पर क्या दिया, सुझाव दिया कि भैया हमारा जो भारत है, भारत में किस प्रकार से शिक्षा का पैटर्न हो, पाठ्यक्रम किस प्रकार से होना, उसका मानकीकरण, उसका कहीं ना कहीं उसको अध्ययन करने के बाद ये सुझाव इसमें दिए गए। हालांकि आयोग का जो दायरा चिकित्सा और कानूनी अध्ययन तक नहीं बढ़ सका। देखिए इसका अगर हम बात करें, अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपकी चिकित्सा के क्षेत्र में और कानूनी अध्ययन तक ये नहीं बढ़ सका। कभी क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाए, तो कानूनी शिक्षा और आपकी मेडिकल की शिक्षा तक ये अध्ययन नहीं बढ़ा पाए। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आयोग का गठन 1964 से 1966 तक 2 वर्षों के लिए ये किया गया था। किसका बात कर रहे हैं हम, कोठारी आयोग का जो किया गया था वो 2 वर्षों के लिए इस आयोग को क्या किया था, गठन किया गया था। और आयोग द्वारा 29 जून 1966 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शिक्षा के क्षेत्र में जो उसके चाहे सिद्धांतों की बात करें या उसके नियमों की बात करें, नीति निर्देशों की बात करें, तो ये इस कमेटी द्वारा किया गई थी, कोठारी आयोग द्वारा 29 जून आपके 1966 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। कभी क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे, तो कोठारी आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सुपुर्द की गई थी, तो आपको बताना चाहिए 29 जून 1966 को ये रिपोर्ट इसके द्वारा प्रस्तुत की। और इस जो ये आयोग बनाया था, इस आयोग ने स्कूली शिक्षा की बात कर रहे हैं हम, तकनीकी शिक्षा की बात करेंगे और उच्च शिक्षा चाहे वो कृषि शिक्षा सहित शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए 12 टास्क फोर्स स्थापित की स्थापना की, ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों आपसे कि कोठारी आयोग द्वारा कितने टास्क फोर्स को यहाँ पर स्थापित किया गया था, तो आपको पता नहीं कितने टास्क फोर्स को यहाँ पर स्थापित किया था। ये 12 टास्क फोर्स की यहाँ पर क्या की गई थी, स्थापना की थी, जिसमें आप तो देखिए स्कूली शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा और कृषि क्षेत्र में, और जो इसके अगर हम बात करें शिक्षा के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं उन विभिन्न क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए जो किया गया था 12 टास्क फोर्स कमेटी की यहाँ पर क्या की थी स्थापना, ये गठन इनके द्वारा के इसकी स्थापना की गई थी। अन्य बातों के अलावा अगर हम बात करें विशिष्ट मुद्दा जो रहा इसके अंतर्गत जो रहा वो क्या रहा कि विशिष्ट मुद्दों में जांच करने और व्यापक रिपोर्ट प्रदान करने के लिए यहाँ पर 7 कार्य समूहों की स्थापना की गई। अब देखिए जो 12 टास्क फोर्स को तो गठित कर दिया गया हम, और इसके अलावा अगर हम बात करें जो विशिष्ट मुद्दे थे या जिस पे साराधिक रूप में ज्वलंत जो मुद्दे थे उनकी जांच को व्यापक रूप से करने के लिए क्या किया गया था, यहाँ पर 7 कार्य समूहों की यहाँ पर स्थापना की। अगर मान लीजिए 7 कार्यदायी संस्थाओं की यहाँ पर क्या की थी, जो समूह होते हैं उसकी स्थापना की, जो कि इन टास्क फोर्स द्वारा जो निर्णय लिया तो उसकी क्या जांच परख ये करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आयोग ने शिक्षा को सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए और साथ ही नागरिकों को सरकार के साथ साथ राष्ट्र निर्माण और विकासात्मक क्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी में जागरूक करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में मान्यता यहाँ पर दी। देखिए अगर हम बात करते हैं जो ये आयोग था इसने क्या करा, समाज को पुनर्निर्माण, समाज को सही तरीके से सही दिशा में ले जाने के लिए वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा अंग होता है, वो नागरिक होते हैं। नागरिकों को सरकार के द्वारा जो नीति निर्माण या कहें जो नीति कार्य होते हैं उनको
कहीं ना कहीं साथ लेकर चलने के लिए राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र को किस प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसको किस किस रूप में विकास के दायरे में आगे बढ़ा सकते हैं, विकासात्मक प्रतिक्रिया के साथ उसको किस प्रकार से हम अपनी सहभागिता के साथ उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं इसमें। और तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा कि विकासात्मक क्रिया में उसकी क्या थी महत्वपूर्ण, किसकी, जो भारत के नागरिक हैं उसे शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से पुनर्निर्माण किया जाए, जब शिक्षित होने के बाद वो जो अपनी भागीदारी निभाएंगे वो कहीं ना कहीं हमारे विकास के लिए, विकास क्रियात्मक राष्ट्र के निर्माण के लिए ये महत्वपूर्ण भागीदारी कहीं ना कहीं एक, अगर मैं कहूँ उसके अंदर जागरूकता या ऐसे महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में इसको क्या किया था, विकसित किया गया था और यह कहें मान्यता दी गई। अब यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय विकास में लोगों की भागीदारी कोठारी आयोग की रिपोर्ट पर आधारित थी। ठीक है, अब लोग किस प्रकार से अपनी सहभागिता राष्ट्र निर्माण और देश को विकसित करने के लिए अपनी क्षमताओं से देश को कहीं ना कहीं आगे किस प्रकार से ले जा सकते हैं, तो वो उसका जो केंद्र बिंदु रहा वो जो रहा आपका कोठारी आयोग रहा। तो इससे राष्ट्र के विकास में किस प्रकार से लोग अपनी भागीदारी को दे सकते हैं। वो कोठारी आयोग की जब रिपोर्ट आई तो उसकी आधारशिला ये थी कि भैया किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करके लोगों के द्वारा हितों में कार्य किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, कोठारी आयोग का गठन क्यों किया गया था, थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए जो प्रकार से नोट्स बना के लाया हूँ तो इसको समझना आपके लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण। जब मैं कह रहा हूँ कि भैया कोठारी आयोग का गठन क्यों किया गया था, इसके पीछे का क्या कारण था। कोठारी आयोग की स्थापना शैक्षिक विकास और नीति निर्माण के लिए एक क्या था, रोड मैप प्रदान करने के लिए ये की गई थी। देखिए, कोठारी आयोग का जो मेन उद्देश्य था तो भारत में कहीं ना कहीं शिक्षा को किस प्रकार से विकसित किया जाए, किस प्रकार से नीति निर्माण किया जाए, किस प्रकार से अपने नियम कानून या कहें उन नीतियों के आधार पर हमें शिक्षा को क्या लाभ प्रदान कर सकता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा किया गया था। पहले से एक रूपरेखा तैयार की गई थी, रोड मैप यहाँ पर तैयार किया गया था, उसे प्रदान करने के लिए की गई थी, जो राष्ट्र की प्रगति और विकास में योगदान दे सकते। देखिए, आप कैसे योगदान दे सकते हैं राष्ट्र के निर्माण में। देखिए, कोई बच्चा अगर PCS या IAS बन जाता है या इंजीनियर बन जाता है या कहीं डॉक्टर बन जाता है या साइंटिस्ट बनता है, तो वो क्या करेगा, अगर साइंटिस्ट बन गया तो कहीं ना कहीं हमारे देश को तकनीकी क्षेत्र में, अगर कहूँ वैज्ञानिक क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ा सकता है, नई नई इन्वेंशन कर सकता है। जैसे APJ अब्दुल कलाम द्वारा अग्नि मिसाइल का निर्माण किया गया था। ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के हित के लिए हुआ, हमारे डिफेंस को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करी। अगर कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बनने के बाद जो हमारे देश में जो जन सामान्य में अगर कोई बीमारी होती है, उनको बीमारियों को ठीक करने के लिए कहें, या हमें जो अन्य देशों में अगर कोई अपना बीमारी इलाज करने के लिए बाहर जाता है तो कहीं ना कहीं वो तमाम चीज़ें हम अपने देश में कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, हमारे जो देश सशक्त होगा, आत्मनिर्भर बनेगा, कहीं ना कहीं मजबूत होगा आर्थिक तौर पर भी, और साथ ही तकनीकी क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं हमारे देश को कहीं ना कहीं विकसित करने के लिए, जो राष्ट्र की कहीं ना कहीं प्रगति हो और उससे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए यहाँ पर अपना महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया, कोठारी आयोग ने दिया। इसका गठन निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। अब कौन कौन सी आवश्यकताएं थी जिससे कि इस कोठारी आयोग का गठन करने से उन चीज़ों की जो आवश्यकताएं थी उसको पूरा किया जा सकता है। अब क्या था, देखिए, पहला था भारतीय शिक्षा प्रणाली को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर जो आ रही कमियों को दूर करना, उनको सुधार के क्षेत्र में पहचानने के लिए व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा प्रणाली में जब प्राथमिक स्तर की अगर बात करें, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक हम जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस फेस में अगर हम कहें, अगर हमें शिक्षा के क्षेत्र में कहीं पर ऐसी कमियां महसूस हो रही हैं, कहीं पर ऐसे उसके दुष्परिणाम निकल के समक्ष आ रहे हैं, कहीं पर वो लाभदायक नहीं हो रही हैं, तो उसमें क्या होता है, आंतरिक तौर पर उसका जब मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन करने के बाद वो जो पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट या कहीं समझने के बाद उसको निराकरण करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। कहीं ना कहीं जो कमियाँ आ रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनको दूर करने के लिए और उनको सुचारू रूप में जो पहचान का क्षेत्रों की पहचान करने के बाद उसमें क्या करेगा, बहुत गहरा अध्ययन करने के बाद उसका मूल्यांकन यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। अब देखिए, विशेषकर ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों में शैक्षिक शिक्षा को पहुँचाना और उसकी गुणवत्ता में असमानता को दूर करना। ठीक है,
अब हम विशेष कर ध्यान देते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं और जो हमारे सीमांत क्षेत्र, मतलब जो हमारे जो देश के जो सीमाओं पर लगे हुए जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनकी बात करें। जो इलाके होते हैं, मान लीजिए पिथौरागढ़ का जो क्षेत्र है, पिथौरागढ़ का सीमांत क्षेत्र अगर धारचूला के बॉर्डर के पास जो नेपाल और भारत के बीच में जो बॉर्डर होता है, या नेपाल और पिथौरागढ़ के बीच का जो क्षेत्र है जो उससे लगा हुआ, नेपाल से सटा हुआ, वो क्या है, सीमांत क्षेत्र होता है। तो यहाँ तक शिक्षा को पहुँचाना और शिक्षा की गुणवत्ता में उसको बरकरार रखना, अगर उसकी गुणवत्ता में असमानता आ रही है तो उस असमानता को कहीं ना कहीं दूर करने के लिए प्रयासरत ये क्या था, ये आयोग उस चीज़ को दूर करेगा। और शिक्षा में पाठ्यक्रम और बुनियादी ढांचे, चाहे वो शिक्षक हो या कहें वो प्रशिक्षण और गुणवत्ता वृद्धि को सम्मिलित करते हुए और समग्र सुधारों की आवश्यकता होती है। देखिए, हम जब बात करते हैं एक अच्छा पाठ्यक्रम की बात करते हैं, बुनियादी ढांचा जहाँ पर आप शिक्षा करें तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से वहाँ पर बिल्डिंग है या नहीं है, एक सही वातावरण में आपको शिक्षा देने की बात है। और जब ये तमाम चीज़ें हैं तो शिक्षक का प्रशिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षक ऐसे नहीं कि कहीं पर से उठा के रख दो, वो जो शिक्षा के क्षेत्र में, अगर मैं उच्च शिक्षा की बात करूँ, माध्यमिक शिक्षा की बात करूँ या प्राथमिक स्तर की बात करूँ, तो जो क्राइटेरिया होती है, जो शिक्षा की जो योग्यता हो, तो वो योग्यताओं के मानक को क्या करे, वो पूरी तरीके से वो फुल करे, जिससे क्या कि उसकी गुणवत्ता में वृद्धि को हम उसमें शामिल करते हैं। और जो समग्र जो भी सुधारों की आवश्यकता है, उनकी सुधारों की आवश्यकता यहाँ पर की जाती है। अब देखिए, विकासशील राष्ट्र की बदलती ज़रूरतों के साथ प्रणाली की रेखांकित करना। देखिए, जिस प्रकार से विकासशील के, अगर हमारा देश जो है अभी विकासशील देश है, अभी हम पूर्ण तरीके से विकसित नहीं है, जिस प्रकार से चीज़ें समय दर समय बदलती जा रही है, तो उस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं बदलाव आ रहे हैं। तो उसके आधार पर हमें शिक्षा के अंतर्गत क्या करें, बदलाव किए जा रहे हैं। जैसे आपको पता होगा NEP 2020 में भी कई ढेर सारे बदलाव किए गए। तो ये समय की मांग है, और कहीं जो गतिशील विकास की गतिशीलता जो राष्ट्र को बदलती है, कहने का मतलब जब विकास कहीं ना कहीं जब राष्ट्र हमारा करेगा तो कहीं ना कहीं तब वो विकसित राष्ट्र के अंतर्गत वो क्या होता है, खड़ा होता है। शिक्षा एक मानकीकृत और सम्मान राष्ट्रीय पैटर्न स्थापित करता है। देखिए, जब हम शिक्षा की बात करें तो पूरी जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए एक पाठ्यक्रम पर आधारित होनी चाहिए। अगर 2020 NEP 2020 को देखो तो उसमें भी शिक्षा को एक रूपता देने की बात की गई है। शिक्षा का एक मानकीकृत होना चाहिए, एक मापदंड होना चाहिए, समान राष्ट्रीय शिक्षा का पैटर्न लागू होना चाहिए, उसको स्थापित करने के ये बात की गई थी। अब देखें यहाँ पर कोठारी आयोग की रिपोर्ट क्या है। अब जब इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई थी उस रिपोर्ट में क्या किया था, देखिए, कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट थी उसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका अगर पूरा फुल फॉर्म पूछा जाता है, शिक्षा और राष्ट्र विकास। ठीक है, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास की हम बात करते हैं, जिसे हम कोठारी आयोग की कहते हैं। शीर्ष की अगर बात करते हैं, इसको प्रस्तुत किया गया था 29 जून 1996 को ये प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 29 जून 1996 को। यहाँ पर भी हमने अगर ऊपर हमने कहीं पर कुछ गलत पढ़ा होगा तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है, जो 29 जून 1966 को ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या क्या कह रहा है, 29 जून 1996 को प्रस्तुत की गई थी और इस विचार पर आधारित थी कि शिक्षा जो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, तो शिक्षा राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। किसी भी राष्ट्र की उन्नति की अगर हम बात करते हैं, अगर कोई देश बहुत शानदार तरीके से उन्नति कर रहा है तो उसका जो मेन स्तंभ होता है, तो वहाँ के लोगों को शिक्षित होना और शिक्षा का महत्व को कहीं ना कहीं समझना, तो ये उसका क्या होता है, स्तंभ होते हैं। क्या, शिक्षा। राष्ट्र के विकास में जो महत्वपूर्ण जो नींव रखी जाती है वो शिक्षा के माध्यम से ही राष्ट्र का विकास होता है। इसे 4 उपभागों में भी विभाजित किया गया था। हमने कहा कि जो राष्ट्रीय विकास की अगर हम बात करते हैं, शिक्षा राष्ट्रीय विकास को कितने महत्वपूर्ण भागों में विभाजित किया, 4 भागों में इसको विभाजित किया। आपको पता होना है कि कितने विभागों, उपभाग 4 भागों में। 4 भाग कौन से, पहला भाग है सामान्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं हमें वहां पर केंद्रित करना है। दूसरा है कि शिक्षा के चरणों का अध्ययन किया जाए। हम जब कोई शिक्षा नीति को अगर लागू कर रहे हैं या शिक्षा के पैटर्न को हम चर्चा कर रहे हैं, उसको लागू कर रहे हैं, तो हमें उसके जो चरणबद्ध
तरीके से जो चरण है उन चरणों का कहीं ना कहीं अध्ययन करना, उसके अनुसार शिक्षा नीति को क्या करना, पालन करना। तीसरा है कि सिफारिशों और कार्यक्रम प्रदान किए गए। देखिए किस प्रकार से इसमें शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उसके लिए क्या कार्यक्रम होने चाहिए, किस प्रकार की सिफारिशें होनी चाहिए, तमाम चीज़ इसके अंदर। पांचवा है कि अतिरिक्त कागजात से संबंधित, कागजात से संबंधित, इसमें ज़्यादा कागजात नहीं हो तो सिंपल सी हमारी शिक्षा नीति हो तो ये समझें। जो ये 4 मुख्य विषयों पर आधारित ये था, जो इस प्रकार से हैं। देखिए किस प्रकार से 4 विषयों को हमने यहाँ पर देखते हैं। उत्पाद में वृद्धि करना पहली प्राथमिकता। दूसरी थी राष्ट्र एवं सामाजिक एकता को बढ़ावा देना। ये किससे होगा, शिक्षा के माध्यम से होगा। आधुनिकीकरण और शिक्षा की अगर बात करें, आधुनिकीकरण और शिक्षा की इससे होगा। और नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, जो चेतना को जागृत करना, वो आपके कोठारी आयोग की जो संक्षिप्त रिपोर्ट दी थी उसकी जो उपक्रम 4 थे वो उसके प्रमुख विषयों की हम बात करते हैं तो ये है। अब यहाँ पर देखिए हम बात करें कोठारी आयोग की सिफारिशों की बात करते हैं तो क्या सिफारिशें रही इसमें भी थोड़ा देखिए आयोग का मानना था कि विभिन्न राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा को लोगों के जीवन की ज़रूरतों की आकांक्षाओं के निकटता से जोड़ता चाहिए। देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी सिफारिशें जो थी कि भैया आपकी जो शिक्षा का मेन उद्देश्य होना चाहिए, इस आयोग का जो मेन उद्देश्य माना गया था कि जो विभिन्न राष्ट्रीय उद्देश्य हैं, ठीक है, हमारे देश के अगर राष्ट्र के जो भी कोई उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को शिक्षा से कहीं ना कहीं उनके जीवन को जोड़ना पड़ेगा और उन चीज़ों को समझाना पड़ेगा कि शिक्षा कितनी ज़्यादा जरूरी, और उनकी जो आकांक्षाओं को कहीं ना कहीं उससे निपटना निकटता से क्या करता है, इनकी आकांक्षाओं को निकटता से जोड़ना चाहिए। और कोठारी आयोग की ये क्या थी, मुख्य सिफारिशें यहाँ पर थी, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब मुख्य सिफारिशें क्या थी, आयोग में एक सामान्य स्कूल प्रणाली का प्रस्ताव रखा जो सभी बच्चों को उनकी चाहे सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि परवाह किए बिना समान शैक्षणिक अवसर प्रदान करेगी। हम एक ऐसे आयोग का गठन की बात करें तो ऐसा सामान्य एक स्कूल प्रणाली लागू हो, उसका प्रस्ताव रखा गया और सभी बच्चों को उसकी अगर सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ना देखते हुए उसको उसकी जो पृष्ठभूमि की परवाह करें, चाहे वो कितना गरीब है, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कौन सी कम्युनिटी से आ रहा है, इसको मद्देनजर न रखते हुए उसकी परवाह किए बिना क्या होना है, उनको समान शिक्षा देनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, सभी को समान अवसर यहाँ पर प्रदान करने की यहाँ पर बात की गई है। और अगर हम बात करते हैं तो आयोग ने जो बुनियादी शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए क्या करती थी, मुक्त शिक्षा की सिफारिश की थी। अब जो ये है कोठारी आयोग का महत्वपूर्ण कार्य जो था, आपके जो 14 वर्ष तक के जो आयु के जो बच्चे थे, 1 से लेकर 0 से लेकर यहाँ पर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको क्या किया जाएगा, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भैया उन बच्चों तक शिक्षा को किसी भी प्रकार से फीस इत्यादि न लेते हुए उनको क्या होना चाहिए, निःशुल्क उनको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान आया वो कोठारी आयोग ने अपनी सिफारिशों में ये कहा कि क्या सुझाव दें। अब आयोग ने एक लचीले और संस्कृति पाठ्यक्रम को महत्व पर ये जो जोर दिया और जो छात्रों की रचनात्मकता, आलोचनात्मकता, सोच और समग्र विकास को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे सकते हैं। हमारी जो शिक्षा के अंदर हमने जो बात कर रहे हैं कि भैया आपने किस प्रकार से अपने पाठ्यक्रम को बनाना है, शिक्षा के महत्व को किस प्रकार से बना, वो ज़्यादा कठिन ना होते, उसमें लचीला, कहीं उसमें एकदम ठोस नियम कानून से लदा नहीं होना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए, एक लचीला होना चाहिए, उसका संस्कृत क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए। ज़्यादा महत्वपूर्ण जिस चीज़ पर देना चाहिए उसके पाठ्यक्रम पर उतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिए, जो दिया जाना चाहिए छात्रों के वो उसके समग्र विकास या कहें उसके सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं तो यहाँ पर उसकी रचनात्मकता, छात्र के अंदर की क्या क्या चीज़ें हैं, किस क्षेत्र में उसकी रचना है या कहें किस क्षेत्र में उसकी रुचि है, उसकी
आलोचनात्मकता की सोच, जो क्रिटिसिज्म भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसको स्वतंत्र रखना चाहिए। और समग्र विकास अगर कहें उसके जो शारीरिक रूप से, उसको समग्र रूप से क्या करना चाहिए, विकसित करने की बात यहाँ पर की। और कोठारी आयोग अगर हम बात करें तो कोठारी आयोग का त्रिभाषी फॉर्मूला सुझाव दिया गया। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि त्रिभाषी फॉर्मूला सुझाव किस आयोग ने सुझाया, तो आपको बताना चाहिए वो जो सुझाया आपका कोठारी आयोग ने त्रिभाषाई फॉर्मूला को क्या कहता है, आपको सुझाया था। ये क्वेश्चन बना, ठीक है। अब दूसरा देखो कि स्कूल में छात्रों को 3 भाषाएं सीखनी चाहिए। कौन कौन सी भाषा होनी चाहिए? अगर आप 2020 NEP 2020 देखो तो उसमें ये चीज़ों को भी महत्वपूर्ण आधार दिए गए। पहले आपकी होती है मातृभाषा, ठीक है, फिर आपकी क्षेत्रीय भाषा, फिर आपकी राज्य आधारित जो भाषा है, चाहे वो जो आधारित भाषा और चाहे अंग्रेजी, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो फिर आपके अंग्रेजी है, तो वो आपके कौन सी भाषा होनी चाहिए? जो राज्य की जो आधिकारिक भाषा है। माध्य राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? सॉरी, जो राज्य के आदर्श भाषा की अगर हम बात करें आधिकारिक तौर पे, कहीं पर हिंदी होती है, कहीं पर इंग्लिश होती है, कहीं पर मलयालम होती है, कहीं पर तमिल होती है, तो उसको भी कहीं ना कहीं इसमें रखा गया है। तो 3 भाषाएं, मतलब 3 भाषाओं का यहाँ पर बच्चे को क्या दिया जाना है, ज्ञान दिया जाना चाहिए। पहले तो एक तो आपके जो पहली जो है आपकी मातृभाषा, और फिर जाके क्षेत्रीय भाषा, वही आपके राज्य की भाषा की है, ठीक है। अब पूरे देश में कौन सा पैटर्न पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए? आपकी 10+2+3, 10 के बाद 2 क्लास आपने 11th 12th पढ़ा, ठीक है। 12th पढ़ने के बाद फिर जाके आपने क्या पढ़ा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो ये पैटर्न आधारित प्रणाली को मानकीकरण की सिफारिश की गई, और शिक्षा करना कहीं ना कहीं संरचना इस प्रकार से होनी चाहिए। तो ये कहा गया है कि भैया 10+2+3 के पैटर्न पर आधारित क्या होनी चाहिए, आपकी कोठारी आयोग ने सुझाव दिया कि इस प्रकार से होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, हम स्कूली शिक्षा के आधार पर अगर बात करें तो 10 साल, स्कूली शिक्षा को हम बात करें 10 साल, कक्षा 1 से लेकर 10 तक की हम बात करें। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हम बताने जा रहा हूँ। स्कूली शिक्षा जो रहेगी आपकी 10 साल तक की रहेगी, कक्षा 1 से लेकर 10। इस चरण में कक्षा 1 से लेकर 10 तक क्या ने 10 साल की अनिवार्य शिक्षा, स्कूली शिक्षा यहाँ पर क्या कर दी गई, समझ। जो ये 1 से लेकर 10 तक की अगर हम शिक्षा में दें, यह अनिवार्य शिक्षा के रूप में बच्चे को क्या करना चाहिए, निश्चित रूप में इसका अध्ययन करनी चाहिए, जो है आपका हाई स्कूल तक की, ठीक है। इससे माध्यमिक शिक्षा चरण के रूप में भी जाना जाता है। अब जो ये है ना, जो 10 तक की अगर हम बात करें, तो इस शिक्षा को बेसिकली हम आज की तिथि में जो जानते हैं, माध्यमिक शिक्षा के चरण में भी हम क्या जानते हैं, ये कौन सी शिक्षा को जानते हैं, माध्यमिक शिक्षा। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि माध्यमिक शिक्षा कहाँ से मानी जाती है, तो माध्यमिक शिक्षा आपके 6 से लेकर 8 तक का हम जो बात करते हैं, उसके बाद ठीक, उसके बाद सेकेंडरी स्कूल आ जाता है। तो ये आपकी है। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि जो स्कूली शिक्षा 1 से लेकर 10 तक का होनी चाहिए, जिसमें 10 साल तक की अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। तो माध्यमिक चरण को ही हम क्या कहते हैं, ठीक। अब दूसरा क्या, उच्च माध्यमिक शिक्षा में केवल 2 वर्ष होना चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ पर पहले बताई, कक्षा 11 और 12। 10 साल की बुनियादी जो शिक्षा है, स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद छात्र क्या होता है, उच्च माध्यमिक चरण में प्रवेश प्राप्त करता है। 10वीं के बाद वो इंटर फर्स्ट ईयर सेकंड करके फर्स्ट ईयर फिर सेकंड ईयर करता है। तो ये 2 वर्ष के दौरान वो क्या करता है, 12th क्रॉस कर जाता है। इन 2 वर्षों के दौरान छात्र क्या करता है, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहिए, वाणिज्य के क्षेत्र में जाना चाहिए, या कला के क्षेत्र में जाना चाहिए, या फिर आपके साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस के अंदर आपके जूलॉजी या बॉटनी, या हम क्या वो आपका साइंटिस्ट भी बन सकता है, सॉरी वो डॉक्टर भी बन सकता है, ठीक है। एक अकाउंटेंट वाला वर्क भी कर सकता है, या कहें कला के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकता है। तो ये 3 वर्गों में इसको विभाजित है, साइंस, आपके कॉमर्स और आर्ट, ये 3 सब्जेक्ट जैसे धाराओं पर इसको क्या है, बांट दिया। अब इसकी बात आते हैं 10+2+3 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्नातक के लिए 3
वर्ष यहाँ पर होना चाहिए, जो स्नातक की डिग्री जो पानी चाहिए वो होती है आपकी 13 से लेकर 15, 13 टू 15 की हम बात कर रहे हैं। अब ये है क्या है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की जब सफलता पूरी करता है, जब बच्चा पूरी करने के बाद क्या करता है, छात्र के पास स्नातक की डिग्री हासिल करने का यहाँ पर क्या होता है, अवसर होता है। और इस चरण में वो क्या करता है, अपने जीवन के 3 सालों में उच्च शिक्षा में शामिल होता है और इससे वो स्नातक की डिग्री को क्या करता है, पूरी तरीके से प्राप्त कर लेता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। आयोग ने व्यक्तिगत ध्यान और प्रणाली शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए उचित शिक्षक छात्र अनुपात बनाए रखने की सिफारिश भी की गई भैया, कि किस प्रकार से शिक्षक और छात्र के बीच एक अनुपात होना चाहिए, सिफारिश यहाँ की उनके बीच में ये। ठीक है, आयोग ने महिलाओं की शिक्षा पर भी जोर दिया। देखिए, कोठारी आयोग ने विशेषकर अगर देखोगे तो इसने महिलाओं की शिक्षा को विशेष रूप से उठाया या कहीं उसमें जोर दिया, और विशेष रूप से उसके लिए स्कूल और छात्रावास स्थापित करने का भी प्रावधान यहाँ पर रखा, या कहीं प्रस्ताव किसने रखा। कभी क्वेश्चन बनता है कि लड़कियों को स्कूलों और छात्रावास में स्थापित करने के लिए जो सुझाव जो किस आयोग द्वारा दिया था, तो आपको बताना चाहिए कोठारी आयोग द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, और कोठारी आयोग ने अच्छी तरह से योग्य और प्रेरित शिक्षकों को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार की सिफारिश की। भैया, हमारे अगर हम किसी टीचर को अगर किसी विद्यालय में नियुक्त करना चाहिए, तो उस शिक्षक को पहले क्या होना चाहिए, उस योग्य खुद को साबित करना होगा कि मैं उस योग्य हूँ और कुशल हूँ और प्रशिक्षु होना चाहिए, उसने ट्रेनिंग ली होनी चाहिए, तो उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। तो इस पे जोर दिया है। आज अगर हम देखते हैं तो बच्चा हाई स्कूल इंटर करता है, इंटर करने के बाद वो ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करता है, बीएड करने के बाद एमए करता है, फिर क्या करता है, आप टीटी क्वालिफाई करता है, टीटी क्वालिफाई करने के बाद फिर आपके एलटी जैसा पेपर होता है, एलटी का पेपर क्वालिफाई करने के बाद क्या करता है, शिक्षक कहीं ना कहीं परिपक्व रूप से तैयार होकर वो विद्यालय में जाता है, और शिक्षकों जो छात्र और शिक्षक के बीच जो वार्तालाप होता है वो बहुत ही शानदार लाजवाब वो होता है, क्योंकि जो शिक्षक है वो संपूर्ण रूप से प्रशिक्षु है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया है, आयोग ने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालयी शिक्षा तक विज्ञान की बात करें, गणित की बात करें, सामाजिक और साथ ही राष्ट्रीय सेवाओं के अध्ययन को शिक्षा में विभिन्न अंगों में यहाँ पर क्या जोर दिया गया है, चाहे गणित के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र हो, तो उस पर भी आयोग ने इसमें जोर दिया। आयोग ने उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने के लिए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए और अनुसंधान और नवाचार को भी बढ़ावा दिया गया। ठीक है, अब बच्चों को उच्च शिक्षा, मान लीजिए एक ही कॉलेज है पूरे उत्तराखंड में है, तो हर बच्चा उस विद्यालय में दूर दराज के बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, तो इसलिए आयोग ने क्या करा कि भैया क्यों ना हम यूनिवर्सिटियों की संख्या बढ़ा दें, जिससे कि सभी बच्चे क्या हो सकते हैं, उच्च शिक्षा क्या करते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। और ऐसे बहुत ढेर सारे संस्थानों को गठित करा और ऐसे नवाचारी शिक्षा को भी कहीं ना कहीं लागू करा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें करी। अब बात करते हैं कोठारी आयोग ने विभिन्न उद्योगों की बढ़ती मांगों को क्या करा, पूरा करने के लिए तकनीकी हो गया या व्यवसायिक क्षेत्र में हो गया, तो हर संस्थानों को विकसित करने के लिए उसने क्या आवश्यकता पर क्या दिया, बल दिया। देखिए, अगर हम कहें कोठारी आयोग ने जो विभिन्न उद्योग सेक्टर है ना, चाहे प्रौद्योगिकी क्षेत्र की अगर बात करें, तो उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या करा, तकनीकी शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया। उसके बाद अगर हम कहें व्यवसायिक शिक्षा, जैसे आईटीआई हो गया, आपके मोटर मैकेनिक हो गया, तमाम चीज़ें जहाँ पर जो होता है, जहाँ से बच्चे अपने क्या कहते हैं व्यवसाय को कहीं ना कहीं प्रारंभ कर सके, उसकी शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या संस्थानों को यहाँ पर विकसित करने के लिए यहाँ पर क्या करा, जोर दिया गया। अब बात करेंगे कि कोठारी आयोग का जो प्रभाव, किस प्रकार से कोठारी आयोग का प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव है इसका, इसको समझो। कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया था। क्या किया गया था, सॉरी, जब कोठारी आयोग ने अपनी सिफारिशें दी, ठीक है, तो जब सिफारिशें दी तो उसके आधार पर
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का किया गया था, गठन किया गया था इस देश में। इसने आयोग की विभिन्न जो सिफारिशें थी उन सिफारिशों को क्या कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया। जो ऊपर हमने जो चीज़ें बोली, वो जो सुझाव दिए थे, उन सभी सुझावों को कहीं ना कहीं इस आयोग के माध्यम से उनको अडॉप्ट कर लिया गया, जिससे कि हमारी जो एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जब गठन किया गया, आयोग ने सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। जैसे जो रखा गया था, जो पैटर्न की अगर हम बात करें तो 10+2+3 की जो रूपरेखा तैयार की गई थी, वो कोठारी आयोग द्वारा की गई थी। 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने पर जो जोर दिया गया था, वो आपके कोठारी आयोग से ही निकल के समक्ष आया था। और समाज के सभी वर्गों को क्या कहते हैं, समान शिक्षा देने की यहाँ पर बात की थी। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करने की बात की। जो शिक्षकों के वेतन और स्थिति संबंधित संशोधन को भी यहाँ पर सुधारने की बात की गई थी। 2 अलग अलग बोर्ड बनाए गए, केंद्रीय और राज्य बोर्ड, ठीक है। एक तो CBSE पैटर्न पर और एक राज्य बोर्ड पर क्या बनाया, यहाँ पर 2 अलग अलग बोर्ड बनाने की वहाँ पर चर्चा की गई थी। उसको भी इस सिफारिश को भी कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया गया। और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन कब हुआ, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। 1986 में उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का किया गया था, गठन किया गया था, ठीक है। अब कोठारी आयोग की सिफारिशों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लिए महत्वपूर्ण आधार बना दे। देखिए, इस कोठारी आयोग बनने के बाद जब हमारी जो दूसरी शिक्षा नीति की अगर हम बात करते हैं, तो जिसमें संशोधन करने के बाद अगर कहें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को उसमें अमेंडमेंट करने के बाद 1986 के लिए क्या कर दिया, एक कहीं ना कहीं बड़ा ही महत्वपूर्ण एक आधारशिला ये बना दी। अब देखिए, कोठारी आयोग की सीमाएँ अगर हम बात करें, क्या सीमाएँ थी, कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं इस प्रकार से। आयोग ने भारत के भीतर क्षेत्रीय विविधता और संस्कृति की विविधता को प्राय रूप से संशोधित नहीं किया, ठीक है। जिस क्षेत्र में जहाँ की संस्कृति है, जहाँ की विविधता था, उस विविधता को मैं कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया, जैसे एज इट इज वैसी रखी, ठीक है। क्रियान्वयन में चुनौतियाँ क्यों थी, क्योंकि कुछ प्रस्ताव पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों के बुनियादी विकास के लिए कहीं ना कहीं सकारात्मकता ये थी। तो आयोग की सिफारिशें से उच्च शिक्षा वित्तपोषी मुद्दों को प्राय रूप से संशोधित नहीं किया गया, जिसके कारण विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जो वित्तीय बाधाएं आज भी क्या है, बाधाएं जारी ये रही, ठीक है। जब कोठारी आयोग ने इन आलोचनाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो इसने भारत में शैक्षिक सुधारों पर बाद में क्या चर्चा का आधार बना दिया कि भैया जब ये चीज़ें हल नहीं हुई, तो बाद में जब 1986 की जब शिक्षा नीति को जब रिमाइंड किया गया, तो उसमें ये खामियां निकल के आई। तो वो सभी चीज़ों को यहाँ पर तैयार करने की बात की गई। और इस सिफारिश में आज भी शैक्षिक नीतियों की अगर कहूँ पहलुओं की क्या करें, कहीं ना कहीं प्रभाव हमें देखने को मिले। अब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोठारी आयोग और उससे संबंधित रिपोर्टों पर अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा है, कोठारी आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है मैंने, देखिए। कोठारी शिक्षा आयोग, जिसे राष्ट्रीय आयोग शिक्षा आयोग के नाम से जाने, 1964 से 1966 के नाम से भी इसे जाना जाता है। याद रखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पहलुओं की व्यापक जांच करने और सुधार का सुझाव देने और शिक्षा का एक सामान्य पैटर्न विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित तदर्थ आयोग ये था, ठीक है। और आयोग की अध्यक्षता किसने की, दौलत सिंह कोठारी द्वारा इसकी अध्यक्षता की। उस समय अगर हम बात करें, विश्वविद्यालय अनुदान UGC के अध्यक्ष भी ये रहे थे, ठीक है। और 29 जून 1966 को भारत में जो शिक्षा और राष्ट्रीय विकास नामक रिपोर्ट इनके द्वारा प्रस्तुत की गई। याद रखिएगा, 30 जून 1966 को कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो आपको पता होना चाहिए, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास नामक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, ठीक है। दूसरा है कि कोठारी आयोग के उद्देश्य क्या थे। हमने अभी पढ़ लिए थे कोठारी आयोग के क्या उद्देश्य थे। तो यहाँ पर देखिए, कोठारी आयोग का उद्देश्य देश में शिक्षा की स्थिति का आकलन करना था और उनकी जो कमियां थीं, उसमें जो असमानताएं थी, उनकी पहचान करना और सभी स्तरों पर उनकी गुणवत्ता को बनाए रखना और सभी तक पहुँच में और सुधार के ऊपर उनकी सिफारिशें करना था, ठीक।
ठीक है, ये याद रखने। अब जो ये कह रहा है कि आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि शिक्षा राष्ट्र के विकास और सामाजिक प्रगति और प्रभाव के ढांचे को अपना क्या करे योगदान दे। ये तमाम चीज़ें क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कोठारी आयोग की कुछ सिफारिशें थी जो भैया मैंने आपको बताया 14 वर्ष के बच्चा होना चाहिए, उसको वहाँ तक निःशुल्क होना चाहिए, पाठ्यक्रम को किस प्रकार से निर्धारित किया, छात्रों के लिए छात्रावास होना चाहिए, आयोग ने छात्रों को व्यवसायिक कौशल में के साथ प्रशिक्षित करने के लिए और उनको रोजगार देने के लिए, उनको व्यवसाय शिक्षा को महत्व देने के लिए तमाम चीज़ें ये बात की गई, ठीक है। कोठारी आयोग में जो त्रिभाषाई फार्मूला किया था 1964 में प्रस्तावित कोठारी आयोग में 3 भाषाई फार्मूला को सुझाया गया। छात्रों को 3 भाषाएं सिखानी चाहिए, जैसे आपकी मातृभाषा हो गई, हिंदी हो गई, अंग्रेजी, ये भाषाओं पर जोर दिया गया। दृष्टिकोण का उद्देश्य क्षेत्रीय पहचान को बनाना था, राष्ट्रीय एकता को दोनों को बढ़ावा देने के लिए, और तीसरी भाषा की बात हो तो भाषाओं में दक्षता को बढ़ाने को देखते हुए भारत की भाषाई में विविधता का संशोधन करना। ये आपका क्या था कोठारी आयोग का बहुत ही महत्वपूर्ण ये सुझाव ये थे। अब यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए कोठारी आयोग ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को किस प्रकार से प्रभावित किया। ये देखिए जो कोठारी आयोग की अगर बात करते हैं तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था एक महत्वपूर्ण ये प्रभाव था। इसकी कई सिफारिशों के बाद वर्षों में शैक्षिक नीतियों और सुधार में कहीं न कहीं सम्मिलित एक चीज़ को किया गया था। और शिक्षा नीति में सार्वभौमिक पाठ्यक्रम सुधार, व्यवसायी आयोग, ये उनके फोकस ने क्या था भारत में अगर हम बात करें शैक्षिक विकास की दिशा को प्रभावित करा, और उसके जो आदर्श थे उस पर करे तो कहीं ना कहीं उसका आधारशिला रखी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का निर्माण इसी कोठारी आयोग के माध्यम से किया गया। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। तो इसी प्रकार की वीडियो आपके निरंतर इस चैनल के माध्यम से आपके सामने मैं लेते हुआगा। आपकी पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से मैं आशा करूँगा कि आपका सिलेक्शन इस भर्ती परीक्षा में हो। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।